हेलो प्यारे विद्यार्थियों, हम आ गए हैं अपनी अगली क्लास में और ये चैप्टर है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। और हम कर रहे हैं एनसीईआरटी के संपूर्ण हल अतिरिक्त अभ्यास में हम पहुंच चुके हैं और अभ्यास संख्या 14 तक 14 हम कर चुके हैं। इसके बाद हम लेते हैं नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, और इसमें जो कुल सवाल हैं वो हैं 28 के आसपास। और जितने भी इसमें सवाल हैं अतिरिक्त अभ्यास में, ज़्यादातर बड़े सवाल हैं। हिम्मत नहीं हारेंगे हम, करेंगे हम सारे सवाल ठीक। पूरी तरह अगर सिलेबस को कवर करना है, पूरी तरह मतलब 100% सिलेबस डन हो जाना चाहिए, सारे कंसेप्ट ओके हो जाने चाहिए ठीक। तो इधर उधर की किताबों के चक्कर में ज़्यादा ना पढ़ें, बाद में उनसे पढ़ सकते हैं। पहले एनसीईआरटी को 100% कर दें, एनसीईआरटी को 100% कर दें पहले ठीक। उसके बाद फिर इधर उधर जितनी भी बुक्स हैं, अच्छी अच्छी किताबें आती हैं, उन्हें फिर बाद में पढ़ें, पहले नहीं ठीक। क्योंकि शुरू से ही हम अगर सवालों को इधर उधर से इकट्ठा करके करने लगते हैं तो बेसिक जो हमारा होता है वो टूट जाता है जगह जगह। अब बेसिक अगर छूट जाएगा, चीज़ें बीच में टूट जाएंगी। अब मान लीजिए हमारे पास एक चैन है, हमारे पास एक जंजीर है, एक चैन है ठीक है, और चैन में कुछ कड़ियाँ हमने इधर उधर से कमज़ोर किस्म की लगा रखी, तो जैसे ही चैन पे वजन पड़ेगा वो टूट जाएगी ठीक। तो इसलिए क्या है कि पहले इधर उधर से कड़ियाँ बना इकट्ठी करके चैन ना बनाएं, पहले मजबूत चैन बनाएं बढ़िया वाली, उसके बाद उस पर वजन डालें बाद में खैर बात समझने की है थोड़ी सी। लेते हैं प्रश्न नंबर 15, 4-15। 4-15 में क्या करना है आपको? 4-15 में आपको 10 सेंटीमीटर लंबाई और 10 की पावर -3 अनुप्रस्थ काट के एक क्षेत्र में, देखिए क्षेत्र है जिसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर। अब मान लीजिए 10 सेंटीमीटर लंबाई का और कुछ अनुप्रस्थ काट का एक क्षेत्र है, इस तरीके से बना दें। मान लीजिए इस क्षेत्र को, ये कोई क्षेत्र है ठीक, जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। जो लंबाई बता रहे हैं ये बता रहे हैं 10 सेंटीमीटर ऐसे, और जो क्षेत्रफल है इसके अनुप्रस्थ काट का, इस क्षेत्रफल को बता रहे हैं a, और इसका मान है 10 की घात -3 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर हमें एक चुंबकीय क्षेत्र बनाना है ठीक। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लंबाई के अनुदिश होनी चाहिए, यानी चुंबकीय क्षेत्र जो हमें बनाना है वो मान लेते हैं कि इस तरफ को बनाना है। इस पूरे इलाके में एक चुंबकीय क्षेत्र बनाना है, ऐसे यूँ ऐसे बनाना है। देखिए यहाँ हमें कोई चुंबकीय क्षेत्र बनाना है ऐसे, ये चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए B बनाना है हमें ठीक। B का मान कितना है, कितना चुंबकीय क्षेत्र बनाना है, ये बनाना है हमें। B का मान है हमारे पास 100 गॉस। ये जो गॉस है ये चुंबकीय क्षेत्र की CGS यूनिट है, CGS मात्रक ठीक है। जैसे बल का होता है डाइन, ऊर्जा का होता है अर्ग ठीक है, और आवेश का होता है ESU के नाम से, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। खैर आवेश का तो बात नहीं करते सामान्यतः, हम अर्ग और डाइन को तो जानते ही हैं ठीक है। अब इसको बना लें टेस्ला में, तो क्या करें, 100 गॉस 10 की घात -4 लगा दो तो क्या बन जाएगा, टेस्ला। तो 10 की घात -2 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र हमें बनाना है ऐसे ठीक। तो इस उद्देश्य के लिए हमारे पास एक परिनालिका का हमें निर्माण करना है, जिसमें अधिकतम धारा 15 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। तो परिनालिका का निर्माण अगर करना है इसी उद्देश्य के लिए, परिनालिका का निर्माण अगर तुम्हें बच्चों करना है अपनी प्रयोगशाला में, तो तुम आसानी से कर सकते हो। इसमें अधिकतम विद्युत धारा जो है कितनी बहनी है, 15 एम्पीयर। तुम्हारी मर्जी है, इससे कम कर सकते हो तुम। अधिकतम विद्युत धारा तुम्हारे पास कितनी है, 15 एम्पीयर है। अब 15 एम्पीयर रखोगे, 5 रखोगे, 10 रखोगे, ये तुम्हारी मर्जी है ठीक। यानी तुम्हारा ये जो चुंबकीय क्षेत्र तुम्हें बनाना है, इसमें ये शर्त होनी चाहिए कि तुम्हारी परिनालिका की लंबाई इस 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो।
क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका के अंदर बनेगा, उसके अक्ष के अनुदिश बनेगा, तो इसलिए परिनालिका की लंबाई इससे ज़्यादा हो, चुंबकीय क्षेत्र का मान यही हो। ठीक, अब ये हो गई धारा। अब परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र देखो ये होता है फार्मूला μ0n/Li, ये फार्मूला होता है चुंबकीय क्षेत्र का। अब ये बना लिया तुमने 10 की घात -2, μ0 हो गया तुम्हारा 4 पाई 10 की घात -7 n। कुल फेरों की संख्या, कुल फेरों की संख्या तुम्हें कितने चाहिए? कहता है 1000 फेरे प्रति मीटर लपेटे जा सकते हैं, 1 मीटर में 1000 फेरे लपेटे जा सकते हैं। तो इसको कुछ कह नहीं सकते हम, अभी इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। L और ये I, ये आ गया देखिए। तो यहाँ से दो चीज़ें हैं जो तुम बदल सकते हो, लेकिन एक सीमा के अंदर। ठीक, ये जो N/L है बच्चों, ये अधिकतम कितना हो सकता है? 1000। ठीक, और ये जो I है ये कितनी हो सकती है? 15 एम्पियर बस। ठीक, और जो लंबाई है वो कितनी होनी चाहिए? लंबाई होनी चाहिए 10 सेंटीमीटर से अधिक। ठीक, अब मान लीजिए मैं सबसे पहले एक लंबाई डाल देता हूँ, अपनी मर्जी से कोई लंबाई डाल देता हूँ इसमें, इस परिनालिका को अपनी लंबाई से मैं बना देता हूँ। लंबाई डाल देता हूँ मैं इसमें, मान लीजिए इसकी लंबाई दे दूँ, कुछ भी लंबाई दे सकता हूँ 10 सेंटीमीटर से अधिक, कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए L कितने L हो सकते हैं? देखिए 10 के बाद देखें तो 15, 20, 30, 50, कुछ भी ऐसे। ठीक, कोई भी दे सकते हैं। ठीक, लेकिन ये नंबर 1000 के आसपास रहना चाहिए। अब मान लीजिए मैं सबसे पहले L का मान 50 लगा देता हूँ, तो N/50 यानी हो गया 500, क्योंकि ये 50 सेंटीमीटर लगा दिया मैंने। ठीक, तो यहाँ 50 सेंटीमीटर लगाऊंगा तो 0.5 मीटर लगाऊंगा, तो N कितना बन जाएगा? 500। यानी L का मान कितना लगा दिया मैंने? 50 सेंटीमीटर। तो N का मान कितना हो गया? 500। इसके अलावा भी कर सकते हो, इसके अलावा भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, तो ये फिक्स हो गया। अब इसमें ये चीज़ अगर मैं लगा दूँ 10 की घात -2, 4 पाई 10 की घात -7 और N/L आ गया 500, तो तुम्हारी धारा जो है, जो भी धारा यहाँ से आती है, जो भी मान तुम धारा का निकालते हो, यहाँ हल करते हो, वो इस सीमा में होना चाहिए। 15 एम्पियर से वो धारा कम होनी चाहिए। तो देखो कम आएगी, सामान्यतः धारा कम आएगी। देखो 10 की घात -7 -2, ज़्यादा हो रही है तो कम करो, अगर ज़्यादा हो रही है तो इस चीज़ को बढ़ाओ, इस चीज़ को बढ़ाओ। ठीक, अब यहाँ से अगर धारा निकालते हैं तो कितनी आती है? 10 की घात 5/4 पाई, ये 12 हो जाएगा लगभग, और ये हो जाएगा 1000/2। तो देखो 10 की घात ये I हो गई, ये हो गया 10 की घात 2/12, ये हो गया I। तो I कितना आ रहा है? देखो ये आ रहा है 200/12, I आ रहा है 200/12। तो 200/12 यानी 15 एम्पियर से ज़्यादा हो गई है धारा। तो इसका मतलब क्या करें? इसका मतलब यह है कि यहाँ का नंबर बदल देते हैं, इसे बढ़ा देते हैं। इसे 500 के बजाय 600 कर लेते हैं, 700 कर लेते हैं। 500, 600, 700 करने के लिए क्या करते हैं? यहाँ का नंबर बदल लेते हैं, 40 कर लेते हैं। ठीक, तो कुल मिला के इन आंकड़ों से आपको देखना है, क्योंकि हम L को 10 से ज़्यादा कर सकते हैं। मान लीजिए मैं 20 कर देता हूँ, इसको 20 कर देता हूँ मैं। ठीक, और यहाँ 1000 है, तो फेरे जो है 1000 फेरे लपेटे जा सकते हैं, इतना इतना, तो 2000 फेरे आ जाएंगे। ये नंबर 2000 4 गुना हो जाएगा, तो धारा 4 गुना कम हो जाएगी। ठीक, और आ जाएगी 15 एम्पियर से कम। ठीक, तो बहुत सारे प्रबंध हो सकते हैं। ठीक, ये मैंने एक वैल्यू लगा के दिखा दी कि भाई धारा जो है यहाँ इसमें ज़्यादा आ रही है, क्योंकि हो रहा है 200/12, देखो 15 से ज़्यादा हो रहा है ना। तो इसका मतलब मुझे ये मान बढ़ाना पड़ेगा। अगर इसे बढ़ाऊंगा तो इसे बढ़ाने के लिए क्या करता हूँ? इसको कम कर देता हूँ। देखो इसे ऊपर की तरफ चला देता हूँ, 50 के बजाय 30 कर देता हूँ यहाँ पे, या 20 कर देता हूँ, तो यहाँ से बदल के धारा कम हो जाएगी। जितना जितना मैं इसको कम करता हूँ उतना उतना धारा का मान कम होने लगता है, क्योंकि N/L बढ़ने लगता है। ठीक, तो कुल मिला के यहाँ से इन चीज़ों से देख के यहाँ सेट करना है। तो बहुत सारे इसके हल हो सकते हैं। अब इसके बाद में इसका उत्तर देखते हैं। एक हल इन्होंने दिया होगा, हम इसका उत्तर देख लेंगे, उत्तर देख के बताएंगे कि एक हल में क्या कहना चाहता है ये। कोई आंकड़ा इन्होंने दिया होगा, लंबाई 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, फेरों की संख्या 400, फेरों की संख्या 400 कर दी, लंबाई कर दी 50 सेंटीमीटर। ठीक, तो फेरों की संख्या हो जाएगी 400, लंबाई हो जाएगी 50 सेंटीमीटर लगभग। धारा का मान लगभग 10 एम्पीयर है।
यह विवरण एकमात्र नहीं है, कुछ सीमाओं में ये समायोजित संभव है, कुछ सीमाओं में ये समायोजन संभव है। तो प्रणालिका बनाने के लिए, यानी प्रणालिका का निर्माण कैसे करें, चुंबकीय क्षेत्र अगर बनाना है तो क्या क्या चीज़ें बदल सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे लगी हुई हैं। इन्हें आप परिवर्तित करके बहुत सारे अरेंजमेंट, बहुत सारे प्रबंध ऐसे बना सकते हैं कि ये चुंबकीय क्षेत्र बन सकता है। ठीक, बात प्रयोगशाला की है। प्रयोगशाला में कितना चुंबकीय क्षेत्र तुम बनाना चाहते हो प्रणालिका के अंदर, बात वो है, बस और कुछ नहीं है। चलिए चलते हैं आगे। चार 16 ऐसे। ठीक, आई धारावाही एन फेरो और आर त्रिज्या वाली वृत्ताकार कुंडली के लिए इसके अक्ष पर केंद्र से x दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्न व्यंजक है। ये बात सही है, एक हमने सूत्र बनाया था अक्ष पर, कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र जो है हमने बनाया था इस तरीके से। मान लीजिए इधर को मान लेते हैं इस बी को, ये बी इस बिंदु पर, और ये बिंदु अक्ष पे मान लेते हैं, दूरी इसकी x मान लेते हैं, और जो त्रिज्या है उसे r मान लेते हैं, और इसमें जो धारा है उसको I दे देते हैं। ठीक, तो B का मान, दिशा तो हम अपने दाएं हाथ से देख के अंगूठे की तरफ अंगुली पर दिशा घुमा लेते हैं, देख लेते हैं। अगर B का मान देखें यहाँ पर, तो B का मान कितना हो जाएगा, यहाँ ऐसा म्यू नॉट I 2 पाई r स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, और यहाँ एक नंबर आया था n। अगर कुंडली में फेरों की संख्या n है तो, कुंडली में फेरों की संख्या अगर n है तो यह आया था। तो ये व्यंजक है हमारा, इसमें हम पाई काट लें अगर तो कुछ मिलेगा हमें। देखिए 2 पाई काट देंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा म्यू नॉट n i r स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। ये व्यंजक जो है बताया गया है कि भाई ये फार्मूला है। ठीक, ये बना चुके हैं पीछे, बायो सेवर्ट का नियम देखेंगे वहाँ इसको बना लेंगे हम, इसका डेरिवेशन हमने किया हुआ है। अब ये कह रहा है स्पष्ट कीजिए इससे कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए सुपरिचित परिणाम कैसे प्राप्त किया जा सकता है। कुंडली के केंद्र पर हम इसे कैसे लागू करेंगे, तो लिख देंगे, ये भी आपने किया हुआ है, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, यदि बताओ, यदि मैं क्या लिख दूं, x बराबर 0, ये हो गया पहले वाला। अगर x बराबर 0 कर दूंगा तो कुंडली के केंद्र में पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा। देखो ये x, ये बिंदु है, इस बिंदु पर ये चुंबकीय क्षेत्र है यहाँ पे। अब ये घटता जाएगा तो x 0 कहाँ पे जाके होगा, केंद्र से, क्योंकि जो x है वो केंद्र से अक्ष पर ली गई दूरी है। तो x को 0 डाल दूँ इस सूत्र में तो कितना बन जाएगा, b, x को 0 डाल दूँ तो म्यू नॉट n i, मैंने ये छोटा n लिख दिया है ना, देखो गलती हो जाती है इसमें, छोटा n लिखोगे तो ये कंफ्यूज करेगा, मैं इसे बड़ा n लिखता हूँ, है ना। नंबर जो है फेरों की संख्या बड़ा n होती है अक्सर, है ना, ये आ गया देखो। तो ये हो गया म्यू नॉट n i अपॉन 2r। देखो ये पक्का करो, ये हुआ कि नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या बनेगा, मान लीजिए x को 0 रख दूंगा तो r की पावर 3 बन जाएगी, ये 2 जो है आप कट जाएगी, पावर 3 बन जाएगी, 2 ऊपर है कैंसिल, और ये सब वैसा आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, ये पहला है, ये इसका पहला भाग है, ए वाले का उत्तर है। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बी में क्या कहता है देखते हैं। बराबर आर त्रिज्या एन फेरों वाली दो वृत्ताकार कुंडलियां एक दूसरे से आर दूरी पर एक दूसरे के समांतर हैं, अक्ष मिला रखे हैं, दोनों में समान विद्युत धारा एक ही दिशा में बह रही है। कुंडलियों के अक्ष पर लगभग मध्य बिंदु पर क्षेत्र एक बहुत छोटी दूरी के लिए जो आर से कम है एक समान है, और इस क्षेत्र का लगभग इतना इतना मान है। ये कह रहा है कि ये जो है हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियों के नाम से जानी जाती है, यानी कुंडलियों के बीच में
चुंबकीय क्षेत्र थोड़ा बहुत अगर इधर उधर करें, बिल्कुल मध्य बिंदु से थोड़ा इधर जाएं थोड़ा उधर जाएं तो बदलता नहीं है, लगभग उतना ही बना रहता है। और इसका मान जो है इतना आता है 0.72 म्यू नॉट एन आई बाई आर, है ना। ये हमें सिद्ध करना है। चलिए इसको कर देते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, 2 कुंडलियां बनानी पड़ेंगी। 2 कुंडलियों के बिल्कुल मध्य बिंदु पे जाना पड़ेगा और चुंबकीय क्षेत्र को जोड़ के उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके दिखाना पड़ेगा बी पार्ट में। सबसे पहले क्या करते हैं कि 2 कुंडलियां बना लेते हैं। देखो ये भी आसान है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ये 2 कुंडलियां बना लेते हैं, इनका एक अक्ष बना लेते हैं ऐसे, ये अक्ष हो गया देखो ऐसे, और एक कुंडली और बना लेते हैं। इनमें एक ही तरीके से धारा प्रवाहित कर देते हैं। दोनों कुंडलियों के बीच की जो दूरी है, ठीक, वो कितनी बताई गई है उसको देखते हैं कितनी बताई गई है। दोनों कुंडलियों के बीच की दूरी, वृत्ताकार कुंडलियां एक दूसरे से r दूरी पर एक दूसरे के समांतर अक्ष मिला के r दूरी है। दोनों के बीच की जो दूरी है वो भी त्रिज्या के बराबर है। अब मान लीजिए ये जो है ये वाली, ये मान लीजिए त्रिज्या है, देखिए ये r है, ये r है। तो ध्यान देने की बात ये है कि ये जो त्रिज्या है r, ये वाली चीज़ है ना, इसका भी सेम है, दोनों में एक जैसा है ऐसे, ठीक। तो ये जो बीच की दूरी है देखो ये भी r के बराबर है। हालांकि चित्र में आपको ज़्यादा दिख रहा होगा ये, क्योंकि ये r के बराबर है। चित्र बड़ा बना दिया मैंने थोड़ा सा ताकि, और दोनों में जो धारा है वो एक ही दिशा में है ऐसे। तो मध्य बिंदु पे अगर मैं आ जाऊँ, मध्य बिंदु यहाँ पर है, ये मध्य बिंदु P मान लेता हूँ मैं। मध्य बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक, फेरों की संख्या n है, दोनों में जो धारा है वो समान धारा बह रही है, I मान लेते हैं, ठीक। तो मध्य बिंदु P पर, मध्य बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ऐसा, ठीक। तो कैसे निकालेंगे, देखो BP ऐसे लिख देंगे, BP, B चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P पर। तो क्या करेंगे, एक का निकालेंगे और उसे 2 गुना कर देंगे, डबल कर देंगे, क्योंकि जब समान दिशा में धारा होगी तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी दोनों की समान होगी, ठीक। ये भी जोड़ देंगे इसको। तो दोनों को जो है चुंबकीय क्षेत्र एक का निकालेंगे और दूसरे का उतना ही होगा और उसी दिशा में होगा, तो 2 गुना कर देंगे। तो इसका मतलब हो गया कि एक का कितना होगा, देखो म्यू नॉट एन आई, वहाँ से ले लें r स्क्वायर 2r स्क्वायर प्लस r/2 का स्क्वायर की पावर 3/2। ये चेक करो, ये एक का है, क्योंकि इसमें जो x का मान है देखो एक के लिए कितना है, r/2 है यहाँ तक, ये एक का है। अब ये एक का निकाला मैंने, अगर मैं दोनों का जोड़ दूं यहाँ पे, दोनों का b जो है इस दिशा में होगा, मान लीजिए b एक का और ये b दूसरी का, ठीक। दोनों को जोड़ दिया, b सेम दिशा में, सेम डायरेक्शन में आ गए, तो ये 2 हो गया, देखो ऐसे, ठीक। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, BP म्यू नॉट एन आई r स्क्वायर, तो ये 2 कट जाएगा यहाँ से, देखो ये 2 कट गया, r स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो 5r स्क्वायर बटे 4 की पावर 3/2 ये हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 और ये सब इस तरीके से बन जाएगा। ये आ गया। अब इसको और थोड़ा हल करें तो कितना बन रहा है, जरा देखें एक बार। ये हो गया म्यू नॉट एन आई r स्क्वायर BP मध्य बिंदु पर। तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे r की पावर 3 बन जाएगी, ये भी सही है, और जो 4 है वो 8 बन जाएगा, ये भी सही है। चलिए खैर ऊपर लिख देते हैं इस 4 को, इस 4 को ऊपर कर देते हैं, 4 की पावर 3/2 लगा देते हैं, ये लो, ये ऊपर पहुंच गया, नीचे 5 की पावर 3/2 हो गई, 5 की पावर 3/2 हो गई। इसको थोड़ा सा हल करके देखते हैं, म्यू नॉट एन आई r स्क्वायर
देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, क्योंकि 2 दूनी 4, 2 कट जाएगी, ये पावर जो है ये सॉल्व हो जाएगी, 8 बन जाएगा, हल हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा 5√5। ठीक, और थोड़ा हल करें इसको तो कितना हो जाएगा, 8/5√5। 5 और √5 का मान 2.3 लगा लो अभी के लिए, लगभग मान निकालने के लिए। और ये हो गया μ0n, नीचे है r³ है ना, उसको लिखो μ0ni/r, ये आ गया देखो ऐसे। तो ज़रा पता करें ये मान कितना आ रहा है। अब देखो 5, 23, 11.5, ये 11.5 के आसपास आएगा देखो, है ना, क्योंकि 23 का आधा हो रहा है, 23 पंजा है ना, ठीक है। तो 8/11.5, 11.5, और ये आ गया μ0ni/r। तो ये देखो ये कितना, 11 × 77, वही आ गया 0.72 μ0ni/r। यानी ये मान जो है बिल्कुल मध्य बिंदु पर आया ऐसे। ठीक, अब यहाँ देखना यह है कि इस r में अगर थोड़ा बहुत परिवर्तन कर दें, बीच की जो दूरी है ये, अगर इस बिंदु से थोड़ा सा इधर चले जाएं, थोड़ा सा इधर चले जाएं, तो इसमें कोई परिवर्तन होता है कि नहीं होता। ये तो मान ठीक है, इतना हमारा आ गया, लगभग मान है। अगर इसमें थोड़ा परिवर्तन कर दें, यहाँ से थोड़ा इधर ले लें, यहाँ से थोड़ा इधर ले लें, यानी थोड़ा इधर उधर घूमें, तो क्या इसमें कोई परिवर्तन होता है? तो ये परिवर्तन हमें यहाँ देखना पड़ेगा, यहाँ लाना पड़ेगा इस चीज़ को। मान निकाल लिया, सरल हो गया, इसे अपने पास नोट कर लें आप। अब मैं थोड़ा चेंज करके देखता हूँ, उसमें दिखाना पड़ेगा हमें चेंज करके कि मामला क्या है। चलिए अब परिवर्तन करके देखते हैं, थोड़ा सा हटा देते हैं इस चीज़ को यहाँ से। ये 2 तो कट ही गया, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या परिवर्तन करना है। देखो यहाँ पे r/2 ±y, या छोटा d ले सकते हैं, स्मॉल d ले लो, जैसा कि आप देखते हैं स्मॉल d ऐसे, ये चीज़ है देखो। और यहाँ लिख दिया कि d से बहुत बहुत बड़ा है r, यानी थोड़ा सा बिंदु P से ये जो दूरी ली है इधर वाली, देखो ऐसे, ये वाली चीज़ बिंदु P से इधर गए, तो ये जो डिस्टेंस थोड़ा सा दूरी ली है ये वाली, ये ली है d, यानी r में d बढ़ा, r में d घटा, ये चीज़ प्लस माइनस में डाल दी मैंने ऐसे। तो हमें देखना है कि इसमें d होने से क्या इसके मान पे कोई फ़र्क पड़ता है। अब उसके लिए क्या करते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। BP μ0ni/r², और यहाँ से r² कॉमन लेंगे तो r की पावर 3 कॉमन निकलेगी, क्योंकि ये 3/2 है, r² कॉमन ले लिया आपने, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक, और इसका स्क्वायर है, यहाँ पे इसका स्क्वायर लगा हुआ है, कुछ छूट जाएगा तो तुम लोग यहीं से नोट कर लोगे और फिर गड़बड़ कर लोगे एग्जाम के अंदर। ये लो, ये स्क्वायर है, ठीक है। अब r² कॉमन लेंगे पूरी तरह, r की पावर 3 निकलेगी, यहाँ 1 होगा और ये इसके नीचे चला जाएगा, तो ये हो गया 1 प्लस, और r² हो गया कॉमन तो 1/2 हो गया, और प्लस माइनस d/r का स्क्वायर। ज़रा चेक करें ये चीज़ बनी कि नहीं, ये चीज़ बन रही है कि नहीं बन रही है, इसको चेक करें एक बार। r यहाँ से कॉमन लिया, r², 1/2 बचा रहेगा, d/r हो जाएगा, प्लस माइनस लगा रहेगा, ये लो ऐसा बन गया देखो। अब इसको यहाँ से हटा देते हैं। मैंने कहा था अतिरिक्त अभ्यास में बड़े सवाल हैं, अब तुम मान रहे होगे सर वाकई में सवाल तो बड़े हैं। तो ये r हो गया, देखो ये r यहाँ से कैंसिल हो गया, और ये जो चीज़ है इसको सेट करते हैं, देखो 1 में ऐसे, इसको ठीक करते हैं। क्या करें, ये स्क्वायर खोल सकते हैं अपन ये स्क्वायर खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर खोल देते हैं। 1 + 1/4 और प्लस d²/r² और प्लस माइनस 1/2, 2 कट गया, d/r हो गया बस, ये लो, और इसकी पावर है 3/2। ठीक, अब इसमें हम लोग ये जो d² r² है इसको भी छोड़ देंगे,
ये जो डी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है इसको भी छोड़ देंगे, इसको जीरो कर देंगे, बहुत छोटा मान होगा ये। तो क्या कर देंगे, डी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर को जीरो कर देंगे, क्योंकि डी से बहुत बड़ा है आर। ठीक, तो यानी कि इसको जीरो कर दें, ये लो हटा दो, इसको जीरो कर दिया मैंने, लो यहीं का यहीं हटा दिया। ये कितना बन गया, 5/4 बन गया। ये लो देखो मैंने एकदम से छोटा करके लिख दिया। ठीक, अब क्या करते हैं, द्विपद प्रमेय से, द्विपद प्रमेय यानी बायनोमियल थ्योरम से ये चीज़ जा सकती है ऊपर। ठीक, उसके लिए पहले यहाँ 1 बनाना पड़ता है, आसान होता है कि 1 बना ले। तो ये 5/4 कॉमन ले लेते हैं। अगर इस 5/4 को कॉमन लेता हूँ तो ये 5/4 यहाँ आ जाएगा। ठीक, और ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 4/5, और इस 5/4 की पावर आएगी बाहर। ध्यान रहे, इस 5/4 की जो पावर आएगी वो ये पावर लग के आएगी बाहर, 3/2 ये आर हो गया। 5/4 अगर बाहर निकालोगे तो, और यहाँ पे से भाग हो जाएगा, और यहाँ 1 बनेगा, 1 प्लस माइनस। ठीक, तो कुल मिला के सारे स्टेप को ठीक ठीक करते चलें, बिल्कुल सरलता से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। ये आ गई चीज़। अब इसका बायनोमियल लगा दें ऊपर ले जाके। ठीक, अब देखें इसको, तो म्यू नॉट एन आई और 5/4 की पावर 3/2 आर, और यहाँ कर देते हैं 1 प्लस माइनस -3/2, और प्लस माइनस में यहाँ क्या है उसे ठीक करते हैं, वो है +/4d/5, और ये लगा है पावर में। ये आ गया, देखिए। तो ये जो मान है तो आ गया हमारे पास, ये तो हमने निकाल रखा है पहले से, हल किया हो गया है। म्यू नॉट एन आई 0.72 और ये आर, ये तो हमने निकाल रखा है पहले से ही, ये चीज़ हमने पहले से ही निकाल रखी है। हल क्या हुआ, ये जो आगे की चीज़ है इस पे बायनों में लगा देते हैं 1 प्लस माइनस 3/2, यानी हो जाएगा 12/10 d/r, ये चीज़ हो जाएगी ऐसे। ठीक, तो ये जो चीज़ होगी देखो, ये वाली चीज़, ये क्या होगी, ये लगभग शून्य है। क्या कहते हैं हम लोग, d/r लगभग बराबर 0। क्यों, क्योंकि लिखा है d बहुत बड़ा है, r बहुत बड़ा है d से, तो d/r कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कितना आ गया मान, 0.72, इतने, यानी मान लगभग यही है। क्योंकि ये जो 1 है देखिए अलग निकल के आ गया बिल्कुल, 1 में ये चीज़ जोड़ी जाए या 1 में से ये चीज़ घटा दी जाए तो कोई इस 1 पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये 1 जो कहता हूँ बना रहेगा, क्योंकि d से बड़ा है बहुत r, और ये वैल्यू क्या है, d/r है। देखो d/r है। ठीक, तो ऐसे करके इसको दिखाना है कि अगर हम थोड़ा बहुत परिवर्तन यहाँ कर लें तो चुंबकीय क्षेत्र पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस तरह की कोयल को जो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर लेती है, इसे कहते हैं हेल्महोल्ट्ज़ कोयल, यानी ये कोयल में यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र लगभग अचर सा या अचर कांस्टेंट बना रहता है। डन, तो ये था 16 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप पढ़िए, आप अगला सवाल पढ़िए, अपना सवाल पढ़ के तैयार रखें। बस मैं आ रहा हूँ केवल 10 सेकंड में, सिर्फ 10 सेकंड में आ जाऊँगा मैं अगले सवाल पर। अब चाहे तुम टाइम गिन लो, सर 5 सेकंड तो हो गए, 5 सेकंड हो गए तो क्या हुआ यार, 5 सेकंड और गुजरने दो। बोले सर 5 सेकंड भी हो गए तो लो, हो गया काम, 10 सेकंड में काम ख़त्म। अब बोर्ड को साफ कर देते हैं लोग।
चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगले प्रश्न में क्या है देखें ज़रा। चार 17। एक टॉरॉइड के अलोह चुंबकीय करोड़ की आंतरिक त्रिज्या 25 है और बाह्य त्रिज्या 26 है। तो टॉरॉइड जो होता है ना सर्कुलर आवर्त आकार में टॉरॉइड जो है इस तरीके से बना होता है। एक सर्कुलर आकार में टॉरॉइड जो है बना होता है। ये कोई टॉरॉइड का निर्माण नहीं दिखाया मैंने, टॉरॉइड पे मैं बताता हूँ किस तरीके से लिपटा होता है। तो आप जानते हैं टॉरॉइड आपने पढ़ भी लिया होगा। ये मान लीजिए टॉरॉइड का केंद्र है और यहाँ पर तार लिपटा होता है, देखो इस तरीके से। हम मान लीजिए शुरू कर लें यहाँ से ऐसे, यूँ शुरू कर लें ऐसे ऐसे, ये मान लीजिए इस तरीके से तार लिपटा होता है इस पे, देखो ऐसे, ये टॉरॉइड होता है। तो टॉरॉइड की जो आंतरिक त्रिज्या है यानी अंदर वाली जो त्रिज्या है, ये वाली एक त्रिज्या टॉरॉइड की आंतरिक ये हो गई, एक टॉरॉइड की ये बाह्य त्रिज्या है, देखो ये हो गई बाह्य त्रिज्या। ठीक, अब अगर आंतरिक त्रिज्या की बात करें तो ये है आंतरिक त्रिज्या ये, और ये कितनी है, ये है 25 सेंटीमीटर, ये आंतरिक त्रिज्या है। ठीक, और बाह्य त्रिज्या कितनी, तो ये पूरी की पूरी त्रिज्या जो बाहर तक जा रही है बिल्कुल जहाँ तक तार लिपटा हुआ है, ये बन जाएगी बाह्य त्रिज्या, ये वाली। ये बाह्य त्रिज्या कितनी है, 26 सेंटीमीटर। ठीक, और टॉरॉइड का जो अक्ष है वो आप देख रहे हैं, ये मैंने बनाया, ये नीला नीला जो देख रहे हैं, ये हल्का नीला, ये इसका अक्ष है। ठीक, इसके ऊपर किसी तार के 3500 फेरे लपेटे गए हैं, 3500 फेरे। तो टॉरॉइड में जो कुल फेरों की संख्या है वो कितनी है, कुल फेरों की संख्या है ना, यहाँ लिख देते हैं टॉरॉइड है ना में कुल फेरे n बराबर लिखते हैं इसको, ये है 3500। और इसमें धारा जो प्रवाहित हो रही है, धारा I लिखते हैं इसको, ये प्रवाहित कर रहे हैं 11 एम्पियर। ठीक, बाहर अंदर टॉरॉइड की खुली जगह में चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। चुंबकीय क्षेत्र का मान टॉरॉइड के सूत्र के अनुसार लगा सकते हैं, लेकिन इसमें सवाल ये उठता है कि जो टॉरॉइड की त्रिज्या है हम वो क्या लगाएं। तो देखिए, हम टॉरॉइड की त्रिज्या बाहर वाली या अंदर वाली नहीं लगाते हैं, हम लगाते हैं टॉरॉइड के बिल्कुल अक्ष को, बीच वाली त्रिज्या लगाते हैं, यानी इन दोनों त्रिज्याओं का औसत लगाते हैं। हम टॉरॉइड की त्रिज्या इसको मानते हैं, इसको, ये रही, और ये होती है r के बराबर। ठीक, तो इसी 2πr पे कुल फेरे लिपटे हुए होते हैं। हम मानते हैं कि इसी आई 2πr पे कुल फेरे हैं, तो हमें इसे r का मान निकालना पड़ेगा। तो लिखते हैं टॉरॉइड की प्रभावी त्रिज्या, टॉरॉइड की प्रभावी त्रिज्या यानी जो चुंबकीय क्षेत्र में लगेगी r, वो हो गई 25 और 26 का औसत, 25 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर का औसत हो गया ये। तो ये कितनी आ जाएगी, आ जाएगी 25.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब टॉरॉइड का जो सूत्र है चुंबकीय क्षेत्र का वो कितना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालें। ठीक, कहाँ, टॉरॉइड के अक्ष पर, कहाँ पे निकलेगा, टॉरॉइड के अक्ष पर निकलेगा। ठीक, मैं ना कहीं कुछ का कुछ दिख जाता है, इसे हटा कर यहाँ 6 से ले लेता हूँ तुम्हें ना, ताकि तुम कहीं कुछ का कुछ ना मान लो। ये देखो, ये आ गया, ये त्रिज्या निकाली हमने यहाँ पे, और ये है सेंटीमीटर में।
ओके, पक्का 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 पक्का, ये आ गया। ठीक, अब बी जो है कितना होता है, ये होता है म्यू नॉट एन बाई 2 पाई आर, और ये होता है आई। ये टॉरॉइड का सूत्र है। कुल फेरों की संख्या, कुल लंबाई, कितनी लंबाई पे लिपटे हुए हैं, ये होता है यहाँ पे एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, छोटा एन भी लिखते हैं इसको। ठीक, ये सूत्र ऐसे भी लिखा होता है, कोई टेंशन नहीं लेनी है कई बार, वो सॉरी ये क्या लिख दिया तो कभी देखा ही नहीं है, ताकि मैंने बताया था ये भी होता है। ये जो एन होता है ये होता है एन बटे 2 पाई आर टॉरॉइड में, और प्रणालिका में ये एन क्या होता है, एन बटे एल होता है, जो लंबाई होती है उसकी। यहाँ टॉरॉइड की लंबाई है कितनी, 2 पाई आर है, और वो आर कौन सा लगेगा, बीच का आर, औसत आर, जो अक्ष है टॉरॉइड का वो वाला। तो ये टॉरॉइड के अक्ष पर है, टॉरॉइड के अंदर का ये चुंबकीय क्षेत्र है। यानी ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये कहाँ है, ये पक्का करना पड़ेगा, यहाँ पर है, ऐसा है ये चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पे ऐसे है, ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है। ठीक, यूँ ऐसे, यही है चुंबकीय क्षेत्र, इसे कह सकते हैं बी। ठीक, यानी टॉरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक वृत्ताकार मार्ग पर घूमता है या होता है या रहता है ना, ऐसे। तो खैर अब इसका मान निकाल लो, उत्तर आ जाएगा। ठीक, अब इसका मान कितना आएगा, देखो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ये होगा 2 गुना 10 की घात माइनस 7, यहाँ तक का मान होगा, यहाँ तक का। ठीक, और कुल फेरे कितने हैं, कुल फेरों की संख्या है 3500। अब 3500 लगा देंगे, देखो ये लगा दिया। कितनी त्रिज्या है, ये है 25.5, और ये ध्यान रहे ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में त्रिज्या नहीं लगानी, गलती हो जाएगी। तो क्या करें, इसको 100 से भाग करके लगाएं, 10 की घात माइनस 2 लगा दें इसमें, ये बन गई मीटर में त्रिज्या। और कितनी धारा बह रही है, धारा बह रही है 11 एम्पियर, ये हो गई धारा। ये आ गया चुंबकीय क्षेत्र टेस्ला में। ठीक, अब ये कितना आएगा, जरा इसका अंदाजा लगाओ तो तुम, कितना आएगा, कितना आएगा, 25 5 5 25 5 7 35 5 चौक 20 7 दूनी 14, वही 1 4 का आंकड़ा है इसमें। अब ये कितना आएगा, ये तो भैया यहाँ देखा जाएगा, क्योंकि अभी हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे अभी हम, क्योंकि हमें बहुत सवाल करने हैं। 4 17 3 गुना 10 की घात माइनस 2 मिलाएंगे, 3 गुना 10 की घात माइनस 2 टेस्ला, ये उत्तर है। ज़रा इसकी जांच करो, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, यहाँ से करते थे 5 से करते, 5 5 25 5 7 35, 5 दूनी 10 5 चौक 20 7 चौक 28 आ गया, बिल्कुल सही। ठीक, देखो मोटा मोटा काट लेते हैं, 5 5 7 35 5 5 25 5 चौक 20 7 चौक 28, ओके सही, बिल्कुल सही आ रहा है एकदम। और आप कॉपी में चेक कर लो करके, ठीक है। अब इसने पूछा है टॉरॉइड के करोड़ में, तो टॉरॉइड के करोड़ में है ये कहाँ है, टॉरॉइड के अक्ष पर है। ये चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, ये है टॉरॉइड के करोड़ में, टॉरॉइड के अंदर है, ये करोड़ में है ये। ठीक, बाहर और अंदर कहाँ होंगे, शून्य होंगे। यानी यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, 0, और यहाँ बाहर कैसा होगा, 0। ठीक, ये हम जानते हैं, जब हम सिद्ध करते हैं सूत्र को, एम्पियर के सर्कुलर लॉ से हम निकालते हैं इसके, एम्पियर का परिपतीय नियम लगाते हैं, उसके अंदर धारा नहीं है कोई, तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ से बनेगा। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ जो है 0 चुंबकीय क्षेत्र होता है। ये लगभग 0 होता है, ये ध्यान रहे, एब्सोल्युटली 0 नहीं, पूरी तरह शून्य नहीं होता, ये लगभग 0 होता है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में जल्दी जल्दी। तो ये था प्रश्न नंबर 17। हमने पिछली क्लास में, अब चलते हैं 18 की तरफ। प्रश्न नंबर 18,
अतिरिक्त अभ्यास एनसीईआरटी हम लोग कर रहे हैं, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। ठीक, संपूर्ण पाठ्यक्रम के लिए विद्याकुल पे जाएं। ठीक, विद्याकुल पे जाएं, अपना कोर्स वहाँ जाकर ले लें। ठीक, और अभी अगर समय है कोर्स पूरा करने का, जबकि आप जानते हैं कि समय है, तो कोर्स पूरा कर लें अपना। ठीक है, तो ये आ गया हमारा प्रश्न संख्या 18। देखिए ये कुछ कॉन्सेप्चुअल सवाल है, इसमें कुछ ऑप्शन हैं ए बी सी, 3 बातें हैं। इसमें सिर्फ 3 बातें हैं, लेकिन बहुत ही बढ़िया बात होंगी तीनों। एक प्रकोष्ठ में एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किया गया जिसका परिमाण तो एक बिंदु पर बदलता है पर दिशा निश्चित है, यानी परिमाण बदलता है और दिशा निश्चित है। पूर्व से पश्चिम की तरफ इसकी दिशा है। इस प्रकोष्ठ में एक आवेशित कण प्रवेश करता है और अविचलित एक सरल रेखा में अचर वेग से चलता रहता है। आप कण के प्रारंभिक वेग के बारे में क्या कह सकते हैं? देखिए यहाँ पर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला जो बल होता है उसे कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स, और ये होता है Q V क्रॉस B। ये चुंबकीय बल है। एक विद्युत बल भी होता है, लॉरेंज का नियम या लॉरेंज के बल हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि ये जो वेग है, ये इसकी दिशा नहीं बदलती। ये कह रहा है कि कण जो है अविचलित एक सरल रेखा में अचर वेग से चलता रहता है। अचर वेग से यानी वेग नहीं बदलता और उसकी दिशा नहीं बदलती। इसका मतलब यह चुंबकीय क्षेत्र आवेश की गति पर कोई प्रभाव नहीं डालता, यानी ये बल शून्य है। तो Fm शून्य यदि, ठीक, ये जो V और B हैं ये कैसे हैं, V और B ये कैसे हैं, समांतर हैं। समांतर होने में 2 बातें हो सकती हैं कि V और B के बीच का कोण 180 हो, ये V हो और ये B हो, तो इनके बीच का कोण कितना हो, 180। ठीक, इसे कहते हैं प्रति समांतर। क्या कहते हैं इसको? प्रति समांतर, प्रति समानांतर, समानांतर ऐसे बोल देते हैं। ठीक, और अगर इनके बीच का कोण 0 हो, V और B के बीच का कोण, तो थीटा को कितना कहते हैं, 0। क्या बोलते हैं, समानांतर। समानांतर, ठीक, ये 2 बातें हैं। समानांतर कहते हैं, समांतर कह देते हैं, कोई खास फर्क नहीं पड़ता इससे। समानांतर समांतर जो लिखना चाहो लिखो। तो कुल मिला के 4 का ये 18 का पहला प्रति समांतर और समांतर। ठीक, समांतर, चलो मैं भी समांतर लिख देता हूँ यार, ये बहुत पुराना शब्द लगा दिया मैंने, समांतर कर देता हूँ। लो, समानांतर, समांतर, ए लो, ठीक, इसे लिख देता हूँ समांतर। ये रहा, ठीक। शब्द, हिंदी शब्द, चलिए वापस आ गया। मैं कुछ सेकंड के लिए गया था, बाहर से कुछ आवाज़ें आ रही थी, मैंने कहा देखूं जरा एक बार क्या मामला। चलिए बी में देखते हैं, हो गया डन। तो यानी कण का जो वेग है वो कैसा है, यानी कण को जब चुंबकीय क्षेत्र में फेंका जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के
साथ यानी समांतर या प्रति समांतर उसको फेंक दिया जाएगा तो उस पर बल नहीं लगेगा और वो अविचलित रहेगा। ठीक, अब बी में देखते हैं, एक आवेशित कण, बी में क्या कह रहा है, एक आवेशित कण ऐसे शक्तिशाली असमान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है जिसका परिमाण एवं दिशा दोनों एक से दूसरे बिंदु पर बदल जाते हैं। एक जटिल पथ पर चलते हुए इसके बाहर आ जाता है। यह मान लें कि चुंबकीय क्षेत्र में इसका किसी भी दूसरे कण से कोई संघर्ष नहीं होता, तो क्या इसकी अंतिम चाल प्रारंभिक चाल के बराबर होगी? बिल्कुल होगी। अंतिम चाल बराबर प्रारंभिक चाल होगी, ये बात सही है। अंतिम चाल बराबर होगी प्रारंभिक चाल के। प्रारंभिक चाल, ठीक, क्यों? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र केवल वेग की दिशा को बदलता है। क्योंकि ये जो बल है, ये जो बल है आप देख रहे हैं, ये बल वेग की दिशा के लंबवत कार्य करता है और यह बल अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है, यानी यह बल अभिकेंद्रीय बल देने वाला है। तो आप जानते हैं कि अभिकेंद्रीय बल जो होता है वो वेग की दिशा के लंबवत होता है। तो इसका मतलब चुंबकीय बल जो होता है गतिमान आवेश पर वो चाल में परिवर्तन नहीं करता, बल्कि वेग की दिशा बदलता है और आवेश को एक वृत्तीय पथ पर चलाने की कोशिश करता है या चला देता है। यह हालात की बात है। वृत्तीय पथ पर चलाता है तो होता है चुंबकीय क्षेत्र का मान जगह जगह बदल रहा है तो हो सकता है एक जटिल पथ हो जाए, है ना। अगर चुंबकीय क्षेत्र का मान एक समान हो तो एक वृत्ताकार पथ बनता है, और चुंबकीय क्षेत्र का मान अगर बढ़ रहा हो तो जटिल सा पथ हो जाता है। अगर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ रहा हो तो कैसा पथ होगा? त्रिज्या घटती जाएगी, ठीक, कण का ये पथ होगा। चुंबकीय क्षेत्र का मान अगर बढ़ेगा, मान लीजिए अंदर की तरफ बोर्ड में चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है, देखो ये बी है, ये बढ़ रहा है, मान लीजिए ऐसे, देखो ये बढ़ रहा है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, अंदर की तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ पे कोई आवेशित कण आ जाए मान लीजिए और घूमे इसमें, तो उसकी त्रिज्या घटती जाएगी, ठीक। तुमने पढ़ा होगा इसको साइक्लोट्रॉन में, साइक्लोट्रॉन में तुमने इसे पढ़ा होगा कि भाई वेग बढ़ाते हैं तो त्रिज्या, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र बढ़ा दिया, क्योंकि त्रिज्या का सूत्र क्या बनता है जरा पकड़ें, ये होता है mv/bq। अब देखो ये v नहीं बदला, ये m नहीं बदला, ये q नहीं बदला, ये v बढ़ गया, ये बढ़ गया तो r घटेगा। तो ये जटिल पथ ऐसा है। तो कह रहा अंतिम चाल और प्रारंभिक चाल ये बराबर होंगी, चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो क्या लिख देंगे? चुंबकीय क्षेत्र केवल वेग की दिशा बदलता है, चाल नहीं बदलता, ठीक। तो इसका स्पष्टीकरण कैसे देंगे? इसको लिख देंगे यहां, चूंकि चुंबकीय क्षेत्र F बराबर क्यू वी क्रॉस भी मैग्नेटिक बल है ना, चुंबकीय क्षेत्र के अनुसार केवल वेग की दिशा को परिवर्तित करता है, चाल को नहीं। ये ठीक, यह हो गई बात पूरी। समझ लिया बात को? बात समझ में आ गई? बिल्कुल पूरी बात है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं इसका सी पार्ट। सी पार्ट में क्या कहता है? पश्चिम से पूरब की ओर चलता हुआ एक इलेक्ट्रॉन, पश्चिम से पूरब की ओर, ठीक। अब क्या करें इसमें? देखो कुछ ऐसा बना लेते हैं, देखो ऐसे ये बना लेते हैं, ये बना लेते हैं पूरब और ये बना लेते हैं पश्चिम। और इलेक्ट्रॉन का जो वेग है, इलेक्ट्रॉन का जो वेग है
वो इस तरफ को दे देते हैं यूँ, और इस वेग को मान लेते हैं आई कैप की तरफ। ऐसे वेग को आई कैप की तरफ मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं कि भाई इसका कोई मान है 1 मीटर प्रति सेकंड मान लेते हैं इसको, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ दिशाएं बतानी है, परिमाण यहाँ दिए नहीं हैं। इस तरफ मान लेते हैं, ठीक, पूरब से पश्चिम की तरफ। अब एक विद्युत क्षेत्र जो है, एक समान विद्युत क्षेत्र, प्रकोष्ठ में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर एक विद्युत क्षेत्र है। अब ये पूरब पड़ेगा, देखो ये उत्तर पड़ेगा और ये दक्षिण पड़ेगा, और जो विद्युत क्षेत्र है वो नीचे की तरफ है, यानी ये है कोई विद्युत क्षेत्र E। ठीक, किधर मान लो इसको, ये आ रहा है -J की तरफ। ठीक, क्यों क्यों ऐसा किया? क्योंकि इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, ऐसे। ठीक, अब यहाँ अगर z अक्ष आएगा तो वो आ जाएगा, मान लीजिए ऊपर की तरफ आ गया या नीचे की तरफ आ गया, तो ये z अक्ष आ जाएगा। देखो ये पॉजिटिव z अक्ष आ जाएगा, ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, और ये नेगेटिव z अक्ष जाएगा, ये नीचे की तरफ आ जाएगा, ऐसे ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। भाई पूरब पश्चिम, मतलब ऐसा करते हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ऊपर z पॉजिटिव नीचे z नेगेटिव। ये हमारा निर्देशांक ज्यामिति का एक सिस्टम है तीनों अक्षों पर। अब हमें क्या कह रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पर कोई बल नहीं है। इलेक्ट्रॉन जो है, मान लीजिए इस तरफ को जाता है ये इलेक्ट्रॉन, और इस पर कोई बल नहीं है, परिणामी बल शून्य है। तो परिणामी बल शून्य करने का बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, लॉरेंज का एक बल होता है QE प्लस QV क्रॉस B, और इसे कर देते हैं शून्य। ये चीज़ कहाँ पढ़ी थी हमने? ये पढ़ा था हमने वेग वर्णनकर्ता, वेग वर्णनकर्ता, वेलोसिटी सिलेक्टर नाम की एक चीज़ है, उसका एक वीडियो क्लास में आपको कराया जा चुका है। ठीक, अब उसके बाद अब यहाँ से देखें, अगर देखें तो Q जो है 0 में आ जाएगा, तो ये हो गया E प्लस V क्रॉस B। तो केवल दिशाओं की जानकारी लेने के लिए हमने सभी को एक एक मान लिया है। ठीक, तो जो E है वो कितना है जरा देखें, ये है -J, यानी -J कैप, प्लस जो V है वो I कैप है, और B की दिशा हमें पता नहीं है, ऐसे। ठीक, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो देखो B की दिशा निकल के आ जाएगी। ये जो -J है इसको इधर कर लेते हैं, ये हो गया J, ये हो गया I, ये हो गया क्रॉस B। ठीक, तो B की दिशा क्या रखें इस संबंध में, B की क्या दिशा रखें ताकि ये संबंध पूरा हो जाए। अब यहाँ पे अब क्या करते हैं, I J K, ये एक लूप होता है, देखो ऐसे घुमाते हैं इस पाश को, लूप को, तो ये हमें क्या चाहिए, J चाहिए। तो I क्रॉस K ये -J होता है, उल्टा चलाएंगे, I क्रॉस K -J होता है। ठीक, अगर I क्रॉस K करते हैं तो -J होता है। तो क्या करते हैं, I के साथ -K का क्रॉस कर देते हैं, अपनी तरफ से -K लगाया हमने, ढूंढ के लगाया यहाँ से, भाई कहाँ क्या चीज़ फिट बैठेगी। अब देखो I क्रॉस K क्या हुआ, J, और माइनस लगा है तो ये J हो जाता है, पूरा J देखो दोनों तरफ बराबर आ गया। तो B तुमने क्या लगाया इसमें, तुमने B लगाया इसमें -K कैप। तो -K कैप का मतलब है कि इस तरफ जो B की दिशा है वो इस तरफ है, तो और ये B की दिशा किस तरफ है, ऊर्ध्वाधर धर नीचे की ओर, क्योंकि -Z किधर है, नीचे की ओर है, तो ये है नीचे की ओर। ऊर्ध्वाधर ऐसे लिख देते हैं, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। ठीक, तो इस सूत्र से इसे निकाल देते हैं आसानी से। ठीक है, तो ये दिशाएं, अगर मान लीजिए परिमाण की बात आती है तो दिशा तो ऐसे मिल जाएगी तुम्हें। परिमाण क्या होता है, अब परिमाण की बात करें, परिमाण होता है E = VB, ये परिमाण होता है, ये परिमाण में संबंध रहता है। देखो क्योंकि E VB हो गया और ये तीनों परपेंडिकुलर हैं, तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तो ये परिमाण हो जाता है। अगर लंबवत नहीं होते तो साइन थीटा लगेगा यहाँ पे, लेकिन फिर देखना पड़ेगा कि वो विचलित अविचलित चल सकेगा कि नहीं चल सकेगा। ठीक,
क्योंकि अगर कोई कोण बन जाएगा तो वेग के घटक बन जाएंगे और फिर एक पाथ बन जाएगा, हेलिक्स बोलते हैं जिसको। ठीक, खैर ये शर्त होती है वेग वर्णनकर्ता में कि जो परिणामी बल है वो शून्य रहे। उसमें ई और बी और बी ये तीनों लंबवत होते हैं और इस तरीके से इस सूत्र के अनुसार इनकी दिशाएं पता की जा सकती हैं। ठीक, तो अब लेंगे हम प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 के लिए जो है आप मुझे 10 सेकंड का समय देंगे, बस ज़्यादा नहीं, केवल 10 सेकंड। दस सेकंड हो गए होंगे अब तक। चलो 2 सेकंड और दे दो यार, कौन सी बड़ी बात है। ये लो, ये हो गया, लो। ठीक, बस अब करते हैं। प्रश्न संख्या 19, उष्मित कैथोड से उत्सर्जित 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के विभवांतर पर त्वरित एक इलेक्ट्रॉन 0.15 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, एंट्री मारता है, एंट्री मारता है इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में। इलेक्ट्रॉन का गमन पथ क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र प्रारंभिक वेग के लंबवत है और प्रारंभिक वेग से 30 अंश के कोण पर है। दो बातें हैं, दो भाग हैं इस सवाल में बच्चों। इस सवाल में दो भाग हैं, ये है 4-19। ठीक, दो भाग हैं। डॉटेड लाइन, शाबाश, बन गई। ये है भाग इसका पहला, इसको लिख देते हैं ए वाला। ठीक, जिसमें वी बी के लंबवत है, यह पहला भाग। और दूसरे में प्रारंभिक वेग की दिशा से 30 अंश का कोण बनाता है। इसमें जो बी है उससे वेग जो है वो 30 अंश का कोण बनाता है, थीटा बराबर 30 अंश। यह है इसका दूसरा भाग। ठीक, अब ये बात आई कि भाई जहाँ लंबवत है वहाँ पर क्या होगा। तो सबसे पहली बात तो यह आएगी कि v पता करना पड़ेगा। और v पता करने का मतलब क्या है, कितने विभवांतर पर किया गया। तो विभवांतर गुणा आवेश क्या बना दोगे, गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है, हाफ mv², इलेक्ट्रॉन का आवेश ई, विभवांतर है तुम्हारा 2000 वोल्ट, किलो वोल्ट है ना, 2000 वोल्ट हो गया। देखो ये हो गया। आवेश गुणा विभवांतर क्या हो जाता है, ये हो जाता है कार्य, स्थिर वैद्युत बलों द्वारा किया गया कार्य। तुमने पढ़ा होगा, आवेश गुणा विभवांतर होता है। और ये किसमें बदल जाता है, गतिज ऊर्जा में। तो इससे क्या मिला तुम्हें, इससे तुम्हें v मिलेगा 2000 ई गुणा 2/m। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है बताओ, 9.1 गुणा 10 की घात -31। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। और तुम क्या करोगे, तुम कर दोगे इसका वर्गमूल। ये तुम्हारी चार्ज आ जाएगी इलेक्ट्रॉन की मीटर प्रति सेकंड में।
ये आ गई इलेक्ट्रॉन की चाल। ठीक, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की चाल निकाल लोगे तुम, या तो सीधा सा मामला है, कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ से निकाल लोगे और उसके बाद इसको फिर त्रिज्या में डाल दोगे। वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या क्या होती है, एम वी बाई बी क्यू, ये चीज़ यहाँ लगा दोगे ऐसे। ठीक, अब इसे अगर यहाँ से आर निकालोगे तो वृत्ताकार मार्ग पर चलेगा, क्योंकि वी बी के लंबवत है। ठीक, तो यहाँ से तुम्हें त्रिज्या मिल जाएगी इसकी, कितनी त्रिज्या पर घूमेगा। एक इसको अगर प्रतीकों के पदों में लेना चाहते हो, देखो प्रतीकों के पदों में क्या करते हैं, 1/2 mv² को इलेक्ट्रॉन का आवेश और विभव V0 मान लेते हैं। इस विभव को कितना मान लिया, V0। तो देखो चाल आ जाएगी तुम्हारी, चाल क्या आ गई, 2eV0/m का वर्गमूल, ऐसे। इसको त्रिज्या में डाल देंगे। ठीक, तो m 2eV0/m/BQ, BE हो गया। देखो आवेश कितना है, E इलेक्ट्रॉन का है, तो ये आ गया। देखो तो कुल मिलाकर ये m ऊपर चला गया, E नीचे आ गया, 2mV0/E का वर्गमूल हुआ 1/B हुआ। ये आ गई त्रिज्या ऐसे। इसे प्रतीकों के पदों में निकाला तो इसकी वैल्यू लगा देना। ठीक, क्योंकि एक ई है ऊपर तो नीचे लग जाएगा इस पे वर्गमूल, एम है तो ऊपर एम लग जाएगा, ये रहा। V0 ऊपर है विभवांतर और बी वर्गमूल के बिल्कुल बाहर रहेगा, ये आ गया। तो ये क्या है, ये प्रतीकों के पदों में है। यदि किसी आवेश को किसी विभवांतर पर त्वरित किया जाए, उसका विभव यहाँ लगेगा, उसका द्रव्यमान यहाँ लगेगा, उसका आवेश यहाँ लगेगा, जितने चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत उसको फेंका जाएगा वो उसका चुंबकीय क्षेत्र लगेगा, इससे उसके वृत्ताकार पथ की त्रिज्या आ जाएगी। ठीक, अब यहाँ से जो वेग निकल के आता है इसी को अब देखते हैं 30 अंश के कोण पर। तो कैसे करते हैं, यहाँ पर मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है। ठीक, तो चुंबकीय क्षेत्र के चारों तरफ कण घूमता है, घूमते हुए आगे बढ़ता है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि भाई ये पाथ जो है ये होगा हेलिकल पाथ, हेलिक्स बोलते हैं इसको ऐसे। ठीक, ऐसे। और इसके दो चक्करों के बीच की जो दूरी होती है उसे कहते हैं x, उसका नाम है पिच। ठीक, या चूड़ी अंतराल, पिच या चूड़ी अंतराल। अब यहाँ क्या होता है, एक चक्कर में जितना समय लगता है, एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है उसको गुणा कर देते हैं आगे वाली चाल से। आगे वाली चाल क्या होती है, v cos थीटा, क्योंकि v पे फेंका जाता है ऐसे v चाल से, ये कोण थीटा होता है। लंबवत जो घटक होता है वो होता है v sin थीटा। ये v sin थीटा त्रिज्या को निर्धारित करता है। तो हेलिकल पाथ की त्रिज्या कितनी होती है, तो त्रिज्या लगा देते हैं mv sin थीटा/BQ और पिच लगा देते हैं v cos थीटा और एक चक्कर का समय ये होता है 2πm/BQ। इसे कहते हैं आवर्त काल, ये इतना ही होता है। ठीक, ये हमने निकाल चुके हैं, इसको हम बना चुके हैं, कई बार हमने कर लिया ये। ठीक, तो ये हो गई चौड़ी अंतराल, ये हो गई त्रिज्या। थीटा का मान कितना है, जरा देखें थीटा का मान। थीटा का मान है 30 अंश। यहाँ से थीटा का मान लग गया। v यहाँ से लगेगा, जो भी v आएगी देखो यहाँ से आएगी, यहाँ से v आएगी, जो मान आएगा वो यहाँ आएगा। मास इलेक्ट्रॉन का लगेगा, ये रहा। ठीक, ओके। तो कुल मिला के जैसे ये सूत्र तुमने बनाया है वैसे इसे भी प्रतीकों के पदों में तुम यहाँ से बना सकते हो। ठीक, प्रतीकों के पदों में ऐसे बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। थीटा लग जाएगा, आर लग जाएगा, वहाँ से ये बन जाएगा। इसको भी बना के देखना। ठीक, और बाकी मान निकाल कर, चाल का मान निकाल के थीटा बीटा में लगा के ये तुम्हारी ये मिलेगी तुम्हें पिच, चूड़ी अंतराल, और ये मिलेगी तुम्हें त्रिज्या। त्रिज्या ये वाली त्रिज्या है, किस मार्ग पर घूमता है। ये जो त्रिज्या बनती है ना, ये वृत्त जो घूम रहे हैं, ये वृत्त बनते हैं, इनकी त्रिज्या है ये वाली त्रिज्या है आर। ठीक, हेलिकल पाथ।
तो ये प्रश्न था तुम्हारा प्रश्न नंबर 19। ठीक, तो ये हो गया हमारा 19 नंबर का सवाल। अब हम चलेंगे 20 नंबर के सवाल पर। ओके, देखते हैं 20 नंबर में क्या है। चार 20। प्रश्न नंबर 416 में वर्णित हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियों का उपयोग करके किसी लघु क्षेत्र में 0.75 का एक समान चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किया गया। अब जिस बात यह है कि हेल्महोल्ट्ज़ कोयलों से एक समान चुंबकीय क्षेत्र हमने बात की है, क्योंकि प्रश्न नंबर 16 में हमने बताया था कि भाई दो कोयल अगर समानांतर हैं, उनमें एक ही दिशा में धारा बह रही, तो उनके बीच में कहीं चुंबकीय क्षेत्र का मान लगभग कांस्टेंट सा हो जाता है, लगभग अचर जैसा हो जाता है। तो उसी की बात कर रहा है ये। तो चुंबकीय क्षेत्र जैसे दिखा देते हैं, देखो ऐसे, ये मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र बनाया गया कोयलों के द्वारा बी, इसका मान है 0.75 टेस्ला, ये बना दिया गया। इस क्षेत्र में कोई एक समान स्थिर विद्युत क्षेत्र कुंडलियों के उभयनिष्ठ अक्ष के लंबवत लगाया गया। उभयनिष्ठ अक्ष के लंबवत लगाया गया, मान लीजिए कोई चुंबकीय क्षेत्र है, इसके लंबवत एक विद्युत क्षेत्र भी लगा दिया गया, ये बना दिया विद्युत क्षेत्र। ऐसे मान लेते हैं कि भाई ये विद्युत क्षेत्र लगा दिया गया, ऐसे, ये है विद्युत क्षेत्र ऐसे। ठीक, ये विद्युत क्षेत्र कितना है अभी इसके बारे में जानकारी हमारे पास नहीं आई, आ गई। ये है 9 गुना 10⁵5 वोल्ट प्रति मीटर। ठीक, ध्यान रहे यहाँ कुछ किताबों में 10⁻⁻5 भी लिखा है, यहाँ पे 10⁻⁻5 भी लिखा है कुछ किताबों में, कुछ में सही भी है, ठीक कर दिया गया, क्योंकि ये मिसप्रिंट हो जाती हैं चीज़ें कई बार। ये विद्युत क्षेत्र लगा दिया गया और आवेशित कणों का एक किरण पुंज 15 किलोवोल्ट विभवांतर पर उसको चला करके उसमें पहले एक वेग बनाया गया, विभवांतर से क्या करेंगे, त्वरित करेंगे, उसमें चाल बना लेंगे, गतिज ऊर्जा पैदा हो जाएगी, और उसके बाद इस क्षेत्र में भेजा गया, अविक्षेपित रहा, यानी ये क्षेत्र एक वेग वर्णकर्ता के अनुसार काम करेगा, वेग वर्णकर्ता। ठीक, तो बात वही हो जाएगी कि E जो है वो बराबर होगा VB के, ऐसे ये सूत्र काम करेगा। और हमने देख लिया कि E और B लंबवत तो हैं, तो V को ऐसे फेंका गया कि ये अविक्षेपित गया। अविक्षेपित जाने का मतलब है कि V को कोई वेग दिया होगा लंबवत दिशा में, ऐसे किरण पुंज को ऐसे कोई वेग दिया होगा, कोई ऊर्जा दी होगी, तो इस तरीके से ये आवेशित कणों का एक पुंज इसमें से निकल गया, जो कहते हो निकल गया, ये शर्त मानते हुए। अब V का मान निकालना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि B है और E है हमारे पास, तो कितनी चाल होनी चाहिए वो हमें मिलेगी यहाँ से। तो देखिए सूत्र के अनुसार निकाल देते हैं। V जो है वो मिलेगा हमें E/B, तो 9 गुना 10⁵5, और ये है, इसको मैं क्या करता हूँ 3/4 लिख देता हूँ, आसान पड़ेगा। देखो 0.75 को 3/4 लिख देता हूँ, तो ऊपर 4 लगा देता हूँ, नीचे 3 लगा देता हूँ, तो ये कितना होगा 16
गुना 10 की घात 5। ठीक, क्योंकि b में 3/4 लगा दिया, 3 तिया 9, 3/4 है ना। b जो है 3/4 लगाया मैंने तो 4 ऊपर चला गया, 3 तिया 9, 12 बनेगा, है ना। ठीक कर लो इसको, ये देखो ये 3 तिया 9 ऐसे ना, ऐसे, तो ये हो गया 12। ये आ गया मीटर प्रति सेकंड, यानी ये वह चाल है, ठीक, जो इस सूत्र को संतुष्ट करती है। यानी अगर इतनी चाल से ये किरण पुंज जा रहे होंगे तो ये अविक्षेपित जाएंगे, चाहे इनका आवेश कुछ भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो चाल पक्की हो गई। अब हमें ये देखना है कि जो हमने आवेशित कणों के पुंज को विभवांतर देकर या विभव देकर भगाया है, उससे कितनी चाल प्राप्त होती है। अब ये देखते हैं, देखो, तो हम जानते हैं कि 1/2 हाफ mv² लगा दिया जाए, 1/2 mv², ये होता है आवेश गुणा विभवांतर। आवेश गुणा विभवांतर, कितना विभवांतर लगाया है? 15,000 वोल्ट। तो इसे लिख देता हूँ मैं 15,000 वोल्ट लिख देता हूँ ऐसे। ये बन गया जूल, आवेश कूलम में और विभवांतर वोल्ट में, है ना। तो ये V फिर से निकालता हूँ यहाँ पे मैं, देखो ये V जो है यहाँ से निकाली मैंने 2Q 15,000/m, और ये इसका किया मैंने वर्गमूल। ये चाल निकली ऊर्जाओं के पदों में, विभवांतर के पदों में ये चाल आ गई। इस चाल को यहाँ रख देता हूँ इस चाल के बराबर, तो इसे कितनी चाल बना देता हूँ? 12 गुना 10 की घात 5, और इसका वर्ग कर देता हूँ और इसका वर्गमूल हटा देता हूँ, 2Q/m, और यह आ गया 15,000 वोल्ट। ये आ गया, देखो ऐसे आ गया। ठीक, अब इसको 15 दूनी 30, इसको 30,000 करूँगा या कुछ करूँगा, इसका वर्ग 144 कर लेता हूँ, 10 की पावर 10 कर लेता हूँ, हो गया। इसको क्या करता हूँ? 3 गुना 10 की घात, देखो 30,000 हो जाएगा, 4 लगा लेता हूँ और Q/m कर लेता हूँ ऐसे। तो देख रहे हैं कि हम Q/m तक पहुँच रहे हैं। Q/m पे जाके हम ये अंदाज़ा लगाएंगे कि किस तरह के आवेशित कण होने चाहिए इस किरण पुंज के अंदर, ठीक, जो अविक्षेपित जा रहा है। अब देखो ये चीज़ आ गई यहाँ से, इसे ये बनेगा 48, अगर इस 3 को इससे काट दोगे, ठीक, और ये बनेगा 10 की घात 6, तो ये बन गया Q/m ऐसे। इतनी बात हो गई है, ठीक। तो Q/m का जो मान है वो है 48 ऐसे, ये आ गया। हमें देखना है कि कौन कौन से कण इसको संतुष्ट कर सकते हैं। अब हमें बुद्धि यहाँ लगानी है, दिमाग यहाँ लगाना है, ये चीज़ आ गई है, ठीक। तो बेसिक आवेश में कौन है? हम बेसिक आवेश मान लेते हैं प्रोटॉन का आवेश या इलेक्ट्रॉन का आवेश मान लेते हैं, और मास भी प्रोटॉन का, यानी द्रव्यमान भी प्रोटॉन के हिसाब से लगा देते हैं, ठीक। तो क्या करते हैं हम, यहाँ पे देखिए, हम क्या करते हैं, आवेश को XE लगा देते हैं, द्रव्यमान को Y, प्रोटॉन का द्रव्यमान है ना, इसे लगा देते हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है बताओ? MP लिख देते हैं इसको, और ये चीज़ कर देते हैं हम लोग 48 गुना 10 की घात 6, ये कर देते हैं। X हमने क्या लगा लिया? कितना आवेश है, चाहे धनावेश हो चाहे ऋण आवेश हो, और ये आवेश कैसा? इलेक्ट्रॉन का गुणज है। भाई कोई भी आवेश होगा इलेक्ट्रॉन का गुणज होगा, 1 इलेक्ट्रॉन का, 2 इलेक्ट्रॉन का, 3 इलेक्ट्रॉन का। और द्रव्यमान कितना होगा? प्रोटॉन का गुणज होगा, उसमें न्यूट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे, कितने न्यूट्रॉन प्रोटॉन होंगे, ये सब चीज़ें होंगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मान लगभग नगण्य है, ये हम मान रहे हैं, ठीक, ये मान के चल रहे हैं। हो सकता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इसमें शामिल हो जाए, लेकिन चूँकि ये नंबर काफ़ी बड़ा आ रहा है इस हिसाब से देखा जाए तो। चलिए अब यहाँ से X/Y का मान निकालते हैं, ठीक। देख कैसे, 48 गुना 10 की घात 6 और 1.6 गुना 10 की घात -27, ये मैंने किसका, ये लगभग मैंने प्रोटॉन का द्रव्यमान लगाया है। लगभग होता कितना है वैसे? होता है 1.67, ये होता है, और 10 की घात -27 होता है,
ठीक, ये होता है किलोग्राम में। तो मैंने 1.6 लगा दिया, 1.67 लगा लो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, इससे कोई ज़्यादा समस्या पैदा नहीं होती। हमें अनुमान लगाना है 1.67 गुना 10 की घात -27, ये कोई लेना देना नहीं है ज़्यादा। ठीक, आपको अनुमान मिल जाएगा। ये हो गया। और नीचे इलेक्ट्रॉन का आवेश लेके आएंगे हम 1.6 गुना 10 की घात -19। ठीक, तो अगर देखें यहाँ पर, देखिए क्या चीज़ आ रही है। देखिए ये होगा कितना, 9 और 6 25, यानी ये 15 हो गया, 25 हो गया, और यहाँ -2 बचेंगी। यानी ये मान जो है लगभग, ये मान आया लगभग 0.4, और थोड़ा सा मान बढ़ेगा, यानी ये आएगा लगभग 0.52 के आसपास। ये आ गया, देखिए ऐसे। अगर मैं इस मान को x/y को 0.5 ही मान लूँ, तो x/y का मान कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1/2। ठीक, यानी चार्ज और मास के रेशियो को इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमानों और आवेशों के पदों में जो भी कण 1/2 से संतुष्ट करेंगे वो यहाँ से पार हो जाएंगे। अब देखो कैसे, मान लीजिए मैं लिखता हूँ पहला कण 2H1 और इसे लगाता हूँ प्लस। अब देखिए इसका मास कितना है, 2, चार्ज कितना है, प्लस का 1, और ये क्या है, इसका जो नंबर यहाँ लिखा है वही यहाँ आवेश है। ड्यूटेरियम का ये आयन है, 1 धनावेश 2 मास। तो क्या हो रहा है, ये देखो ये दुगना हो रहा है, ये आवेश का नंबर है, ये मास का नंबर है। अब दूसरे देखते हैं, हीलियम 4 2, कितना द्रव्यमान है, 4, प्रोटॉन का 4 गुना, इसको प्लस प्लस लगा देता हूँ, ये लिखो कितना आवेश हो गया, 2 धनावेश। यानी ये जो नंबर है यहाँ पे, इसी के बराबर, परमाणु क्रमांक के बराबर ही आवेश लगा देता हूँ। इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूँ इसमें से, कुल मिला के इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूँ। तो देखो आवेश कितना हो गया, 2, द्रव्यमान कितना हो गया, 4। इलेक्ट्रॉन का 2 गुना आवेश है, प्रोटॉन का 4 गुना द्रव्यमान है, तो संतुष्ट करेगा इसको। लिथियम, ठीक, ये लिथियम कितना, इसका इसे कर देता हूँ यहाँ पे, लिथियम इसका होता है 6, ये होता है 3, इसमें से तीनों इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूँ, लो देखो। ठीक, तो कितना, इलेक्ट्रॉन का 3 गुना इस पे धनावेश, उसका 2 गुना 6 प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, 3 प्रोटॉन 3 न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, तो 6 गुना द्रव्यमान है और आवेश का 2 गुना है। प्रोटॉन का 6 गुना द्रव्यमान हो गया और आवेश का 2 गुना भी हो गया। यानी इस तरह के सारे ही आयन जिनमें Q/m जो है आवेश और द्रव्यमान किसके लेने हैं, इलेक्ट्रॉन के या प्रोटॉन के, में ये अनुपात रहता है, वो सारे के सारे कण इसमें से अविक्षेपित निकल जाएंगे। ठीक, तो समझना किस बात को है, समझना इस बात को है, देखो आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का x गुना माना गया, द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का y गुना माना गया। तो ये सूत्र यहां से निकल के आया, इलेक्ट्रॉन का आवेश का 1 गुना, प्रोटॉन के द्रव्यमान का 2 गुना, जो इसको संतुष्ट करता है वह हर आयन इसमें से अविक्षेपित निकल जाएगा। ये बात समझने की है। ठीक, तो मेरे ख्याल से इस प्रश्न को 2 बार करें, 2-3 बार करें, इसको समझें ठीक से, इसको कि यहाँ जो चीज़ लगी हुई है ये कैसे काम कर रही है ना। तो ये था तुम्हारा प्रश्न नंबर 20, है ना। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं प्रश्न संख्या 21। अब 21 की तरफ चलते हैं, 4-21।
एक सीधी क्षैतिज चालक छड़ जिसकी लंबाई 0.4 मीटर है, द्रव्यमान इतने हैं के सिरों पर दो जुड़े दो ऊर्ध्वाधर तारों पर लटकी हुई है। तारों से होकर 5 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। चालक के लंबवत कितना चुंबक क्षेत्र लगाया जाए कि तारों में तनाव शून्य हो जाए। अब मान लीजिए कोई छड़ जो है, यहाँ पर कोई छड़ लटकी हुई है, मान लीजिए देखिए ऐसे बना देते हैं। मान लीजिए कोई छड़ जो है तारों से लटकी हुई है। तार को बनाएं, तारों को बनाएं। ये 2 तार मान लीजिए लगा देंगे हम। ये 2 तार लगा दिए, देखो हमने ऐसे, ये 2 तार हैं, ठीक। अब कोई छड़ बनाएं। अब यहाँ पर कोई छड़ जो है लटकी हुई है ऐसे, ये कोई छड़ बना दें ऐसे, ये छड़ बना दी। देखो ये छड़ जो है क्षैतिज में लटकी हुई है और इस छड़ में कोई धारा बह रही है। इस छड़ में क्या बह रही है? कोई धारा बह रही है, आई, ठीक। और छड़ की जो लंबाई है वो माननी पड़ेगी हमें, उसे मान लेते हैं हम L के बराबर, ठीक। छड़ में धारा बह रही है तो छड़ में किस तरफ को बल हमें लगाना है? तो छड़ का भार हम जानते हैं कि छड़ का भार जो है नीचे की तरफ काम करेगा, mg, और तनाव यहाँ पे ऊपर की तरफ होंगे, ऐसे यूँ होते हैं तनाव, एक दूसरे की तरफ लगता है, यहाँ से ऊपर की तरफ होंगे और यहाँ से नीचे की तरफ भी होंगे जहाँ ये लटकी हुई है। ये तनाव होते हैं, देखो ऐसे गति के नियम में ऐसे आसानी से हम समझ लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि छड़ में तनाव शून्य हो, तो छड़ पर एक बल जो चुंबकीय बल होगा F मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो बराबर हो जाना चाहिए mg के। तनाव शून्य है, यदि t बराबर 0 हो तो mg बराबर ILB क्यों? क्योंकि चुंबक के क्षेत्र लंबवत लगाया गया है। मान लीजिए ये धारा की दिशा है, ये चुंबक के क्षेत्र की दिशा है, तो किस तरफ को चुंबक क्षेत्र लगा देंगे? इसमें क्षैतिज में लगेगा, लंबवत दिशा में। इससे देख लेते हैं ऐसे, कई बार दाएं हाथ से देखते हैं उल्टा हो जाता है, वो ऐसी गलती होती है। मान लो धारा है, ठीक, ये चुंबक क्षेत्र अंदर की तरफ, ये धारा होगी, देखो ऐसे चुंबक क्षेत्र लग गया अंदर की तरफ, ये हो गई धारा इधर को, देखो इस उंगली पे, इस वाली उंगली पे, दूसरे वाली उंगली पे धारा होगी, चुंबक क्षेत्र ऊपर को, चुंबकीय बल ऊपर को लग गया। यानी चुंबक क्षेत्र जो है अगर ऐसे लटकी हुई है तो बोर्ड में अंदर की तरफ लगेगा, यानी ऐसे मान सकते हैं कि चुंबक क्षेत्र ऐसे है, ठीक। बल ऊपर को हो गया, धारा इधर को हो गई, ठीक। अब जो है ILB mg है ना, तो कितना चुंबकीय क्षेत्र लंबवत, कितना चुंबक क्षेत्र लगा जाए कि तनाव शून्य हो जाए? तो B का मान निकाल लिया, देखो mg बटे IL, ठीक। m कितना है? लंबाई है 0.45, 60 ग्राम है, 60 ग्राम है तो 60 ये लगा देंगे, 0.060, ये किलोग्राम बना दिया। g का मान लगाएंगे 9.8, कुछ दिया नहीं है तो 9.8 लगा दो, अगर दिया है तो वो लगा दो फिर, ठीक है। I इसमें धारा बह रही है 5 एम्पियर और लंबाई है इसकी 0.45, ऐसा, ठीक। ये चुंबकीय क्षेत्र का मान आएगा टेस्ला में, निकाल लो इसको, कितना आएगा जरा देखो, करके देखो इसको, कितना मान आएगा पता करो। क्या करें यार, जल्दी जल्दी कैसे करें इसको? देखो क्या करते हैं, यहाँ से दशमलव उड़ा देते हैं, ठीक, क्योंकि ये 2 अंकों के बाद दशमलव, ये तो कुछ है ही नहीं ना। तो कितना हो गया? 6/45, ये दोनों आ गए, 9.8, ये हो गया 5, ठीक। अभी भी कुछ प्रॉब्लम है इसमें, ठीक। 9.8 का हम कुछ कर सकते हैं क्या? इसको 100 मान सकते हैं लगभग, फिर भी क्या होगा, समस्या हटेगी थोड़ी फिर भी। अब ये जो है गुणा कर लेते हैं, काट लेते हैं, 3 15 हो गया और ये 2 हो गया, ऐसा कर लेते हैं। ये हो गया 9.8 यानी 19.6 और ये हो गया 75, 15 पंजे 75, ये आ गया। इसको अब हल करेंगे तो कैसे करेंगे? इसका मान कितना आएगा? तो हो गया 196/75 और 10 की घात -1 हो गया, देखो 10 की घात -1 है ना। अब इसमें और क्या करें यार, इससे ज़्यादा तो कर नहीं सकते।
अब तो डिवाइड करना ही पड़ेगा इसको, 10 की घात -1। अब गुणा कर देते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। 75 196, 75 दूनी 150, 2 हो गया। अच्छा 150 में 75 दूनी 150 हो गया, बचे कितने, 50 बचे 44। 44 में क्या करें, 44 में तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी ना बाबू। 196 75, 75 दूनी 150, चलो बाहर कर देते हैं यार। 4 46, ये बचा 0.07, 7 छंग 42, 6 बार चल जाएगा। 6 पंजे 30, 7 छंग 42 और 3 45, हाँ हो गया, यह आ गया 2.6 आ रहा है लगभग। 0.6 गुना 10 की घात -1, यानी 0.26 टेस्ला, ये आ रहा है लगभग लगभग, ये वैल्यू आ रही है। ठीक, यानी वो चुंबक क्षेत्र की वैल्यू आ गई, जिससे जो बल है वो संतुलन में आ गए। चुंबकीय बल ऊपर की तरफ भार के बराबर हो गया, डोरियों में तनाव 0 हो गया। ठीक, अब देखते हैं आगे क्या कहता है अगले वाले में। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यथावत रखते हुए विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए तो तारों में कुल तनाव कितना होगा। तारों में कुल तनाव, यानी अब चुंबकीय क्षेत्र का बल भी नीचे कोई आ गया, ILB भी नीचे कोई आ गया। अब अगर धारा की दिशा बदल दूं, अब धारा की दिशा बदल देता हूं, देखो इस धारा को नीचे की तरफ कर देता हूं, नीचे की तरफ नहीं पीछे की तरफ, ये धारा हो गई, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान या बल नीचे को आ गया, ये रहा FM, चुंबकीय क्षेत्र नीचे को आ गया। ठीक, तो कुल बल कितना हो गया, कुल तनाव है TT, तो कुल तनाव कितना है 2T बराबर 2mg हो गया। देखो क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि mg जो है वो ILB के बराबर है, ये हम कर चुके हैं। क्या कह रहा है कि धारा की दिशा बदल दी तो ILB भी नीचे को लग जाएगा, पहले ऊपर को था। तो कुल मिला के यहाँ से ये 2mg आ जाएगा, 2m कितना है, m का मान है 60, तो लिख दिया 60/1000 किलोग्राम में, g का मान 9.8 कर दिया, ये आ गया। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो गया 10, 20, ये हो गया 1200/1000, ये हो गया 1.2 न्यूटन। ठीक, 2T बराबर, ये 2T बराबर है, 2T बराबर 1.2 न्यूटन। ये है कुल तनाव, कुल तनाव। ठीक, अगर ये पूछा जाए कि प्रत्येक डोरी में तनाव क्या है, तो प्रत्येक डोरी में तनाव इसका आधा होगा। फिर अगर T का मान निकालें, प्रत्येक डोरी में तनाव T है वो हो जाएगा 0.6 न्यूटन, ये हो जाएगा प्रत्येक डोरी में तनाव। ध्यान रहे ये जो मान है ये 2T का है, ऊपर की तरफ लगा हुआ कुल बल। उत्तर का मिलान करके देख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। 421 1.2 न्यूटन है डोरी में कुल तनाव, और 0.26 जो है वो है चुंबकीय क्षेत्र, इससे पहले जो हमने निकाला था। ठीक है, 1.176 लिखा हुआ है, 1.2 लिख दिया मैंने, कोई चिंता नहीं है, चलेगा। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या अगला सवाल देखते हैं। चार 22 है ना, 4/22 में लेते हैं। क्या कहता है 4/22 में, एक स्वचालित वाहन की बैटरी से इसकी चालन मोटर को जोड़ने वाले तारों में 300 एम्पीयर की धारा बहती है अल्पकाल के लिए, कुछ समय के लिए।
तारों के बीच प्रति एकांक लंबाई पर कितना बल लगता है यदि इनकी लंबाई इतनी है और इनके बीच की दूरी इतनी है तो। अब देखिए, ये दो तार हैं ऐसे, तो धारा एक तरफ से जाती है तो दूसरी तरफ से आ जाती है, ये है, ठीक। और तारों के बीच की जो दूरी है ये वाली, ये है r के बराबर, तारों के बीच में r दूरी है। तो एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का सूत्र क्या है? बल का सूत्र है म्यू नॉट I1 I2 2 पाई r न्यूटन प्रति मीटर है। ये एकांक लंबाई पर लगने वाला बल है ये। अब कितनी लंबाई पर लगेगा बाद की बात है, ठीक। अब ये बल कितना बन जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, 2 गुना 10 की घात -7, ये म्यू नॉट अपॉन 2 पाई का मान हो गया। धारा 300 एम्पियर है, ठीक। मोटर में चालन को जो पूरा करता है, परिपथ जो पूरा करता है, उसके अनुसार है ये, ठीक है। अब ये हो गया 300 का स्क्वायर, और बीच की दूरी कितनी है? 1.5 सेंटीमीटर कह रहा है, जहाँ तक मैंने पढ़ा था। हाँ, 1.5 सेंटीमीटर है, तो 1.5 सेंटीमीटर है तो 100 से गुणा कर देंगे ऊपर ले जाके इसको, ये बन जाएगा मीटर में। तो न्यूटन प्रति मीटर में ये बल आ गया। हल कर लो इसको तुम, 2 गुना 10 की घात -7, ये हो गया 9 गुना 10 की घात 4, और ये हो गया 10 की घात 2, ये हो गया 15, 1.5, 15 6 90, ये 6 बार कट गया सीधा। तो ये हो गया 6 दूनी 12 गुना 10 की घात 12, 10 की घात -1, ठीक। तो ये आ गया 1.2 न्यूटन प्रति मीटर। एकांक लंबाई पर लगने वाला बल F 1.2 न्यूटन प्रति मीटर आ गया, ठीक। एकांक लंबाई पर। अब कितनी लंबाई है जरा देखें एक बार। लंबाई है 70 सेंटीमीटर, तो 70 सेंटीमीटर लंबाई पर कुल बल। तो क्या करें, एकांक लंबाई के बल को 0.7 मीटर से 70 सेंटीमीटर के क्या बन जाएंगे? 0.7 मीटर, तो लंबाई पे आ जाएगा। ये आ गया न्यूटन में बल, तो F हो गया 0.84 न्यूटन। एकांक लंबाई के बल को dF/dl लिखते हैं, dF/dl लिखते हैं, और यहाँ dF/dl लिखते हैं, ठीक। और जब F को करते हैं तो F को क्या बनाते हैं? 1.2 इंटू लंबाई से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल है ये, तो ऐसे भी इसको लिखते हैं, ये अच्छा रहता है, क्योंकि लंबाई अभी लगा ही नहीं है। इस डीएल को उधर ले जाएंगे, लंबाई को उधर ले जाएंगे, तो कितनी लंबाई है? 0.7। अब मतलब तारों की लंबाई कहाँ दिखाई दे रही है? यहाँ दिखाई दे रही है। देखो ऐसे, ये जो लंबाई है ये L है, ऐसे L का मान है, ठीक। L का मान कितना है? 0.7 मीटर है, ठीक। इसी L को तुम चाहे तो L लिखो, है ना, चाहे इसको DL लिख लो। लंबाई में परिवर्तन, छोटी सी लंबाई, बड़ी सी लंबाई, जो भी चाहे, DL L यहाँ लिख सकते हैं ऐसे, ठीक। तो ये आ गया तुम्हारा उत्तर नंबर 22। चलिए लेते हैं प्रश्न संख्या 23। चार 23 क्या कहते हैं? 4.23 में 1.5 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र है
10 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलनाकार क्षेत्र में विद्यमान है। चलो, इसकी दिशा अक्ष के समांतर पूर्व से पश्चिम की ओर है। चलो, एक तार जिसमें 7 विद्युत धारा हो रही है, ठीक है, इस क्षेत्र से होकर उत्तर दक्षिण में गुजरती है, ठीक है। तार पर लगने वाले बल का परिमाण जैसा यदि तार अक्ष को काटता है। इस सवाल के चित्र को समझना पड़ेगा। देखो, मैं बताता हूँ कैसे बनेगा इसका चित्र। सवाल आसान है। मान लीजिए ये है एक समान त्रिज्या के अंदर कोई चुंबकीय क्षेत्र है। ऐसे कोई चुंबकीय क्षेत्र इसके अंदर है। ये देखो, ये चुंबकीय क्षेत्र बना दिया मैंने। ऐसे ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है इसके अंदर। ऐसे ये रहा बी, ठीक। इस बी का मान मालूम है। इस बी का जो मान है वो मालूम है। इस बी का मान यहां लिख देता हूं। देखो, मैं बी बराबर है 1.5 टेस्ला। और जो त्रिज्या है इसकी त्रिज्या है आर। आर का मान भी मालूम है। आर का मान है 0.1 मीटर, यानी 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या है इसकी। इसमें एक चुंबकीय क्षेत्र है सीधा, ठीक। इसमें एक तार अक्ष को काटते हुए इसके लंबवत रखा है पहले केस में, जिसमें 7 एम्पियर की धारा है। यानी सवाल यह है कि इसका जो अक्ष होगा, वो मान लो यहाँ इसका अक्ष होगा। देखो, ऐसे ये इसका अक्ष हो गया मान लीजिए, ठीक। अक्ष को काटते हुए लंबवत रख दिया। तो लंबवत रखने का मतलब होगा कि ये दिशा अगर लंबवत मान ली जाए ऐसे, यूं यहाँ, और इसमें धारा कितनी बना दी? इसमें धारा बना दी आई, और आई का मान कितना है? 7 एम्पियर, ठीक। तो बल कितना लगेगा इस पे? कितना बल लगेगा? तो इस पे बल कितना लगेगा? देखो, चुंबकीय क्षेत्र अक्ष पर है और ये उसके लंबवत है, 90 अंश का कोण है, ठीक। और लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी इसकी व्यास के बराबर। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? तार की व्यास के बराबर हो जाएगी, क्योंकि अक्ष को काटता है। अक्ष को काटने का मतलब ये जो वृत्त बनता है, इस वृत्त के केंद्र से पास होता है। यानी अगर इस तार को इधर से खड़ा हुआ कोई व्यक्ति देखे, इस तरफ को देखे, ठीक, तो ये चीज कैसे दिखाई देगी? ऐसी दिखाई देगी। देखो, यूं दिखाई देगा। इसमें एक धारा दिखाई देगी आई 7 एम्पियर, ऐसे, ठीक। और चुंबक क्षेत्र जा रहा होगा अंदर की तरफ। ये बन गया चुंबकीय क्षेत्र, ठीक। यानी इधर से उस तरफ को चुंबकीय क्षेत्र जा रहा होगा और तार यूं रखा होगा, ठीक। तार कैसा होगा? तार होगा ना 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 ना, कुछ है मेरे पास दिखाने के लिए? हाँ, ये रहा। देखो, चुंबकीय क्षेत्र जा रहा होगा उधर की तरफ और तार होगा यूं, ठीक, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र यूं एक सिलेंडर में, बेलन में अंदर की तरफ घुस रहा है और तार यूं रखा है व्यास पे लंबवत। तो ऐसा दिखाई देगा। तो बल, अधिकतम बल लगेगा, अधिकतम बल ILB। तो पहले केस में जो बल बनेगा वो क्या बनेगा? तो पहले उत्तर में जो बल बनेगा ए में, वो बनेगा F बराबर ILB, बस। खैर, अब लेंथ में क्या लगाएंगे? व्यास लगा देंगे, क्योंकि ये जो वृत्त है इसका जो व्यास होगा पूरा, ऐसे व्यास होगा यूँ पूरा, वो लगा देंगे, ठीक। और
बल निकाल देंगे। आई कितना है 7, वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा, इसका डबल 0.2 और बी होगा 1.5। तो ये बल हो जाएगा, देखो कितना आ रहा है ये, हाँ 15 दूनी 30, 180, 7 21, 210 गुना 10 की घात -2 है ना, क्योंकि ये 10 की घात -2 इसकी वजह से लगा दी मैंने। 15 दूनी 30, 3 7 21 हो गया, तो 2.1 न्यूटन का बल आ गया। ये हो गया पहले केस में बल। ठीक, इसकी जांच जो है करनी पड़ेगी उत्तर की। ये है 23 का ए पार्ट है ना, इसकी जांच कर देते हैं। 4-23 का ए पार्ट है ना, 4-23 का ए पार्ट 2.1। ठीक, ओके। अब दिशा निकालनी है तो दिशा निकाल लेंगे इस हाथ से। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये पहली उंगली है और करंट की दिशा उस तरफ को जा रही है, मान लीजिए उल्टी जा रही है, तो बल आ जाएगा नीचे की तरफ। ठीक, क्योंकि यहाँ पे एक समान चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान है, इसकी दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उत्तर से दक्षिण की ओर, तो करंट को मान लेंगे उत्तर से दक्षिण की ओर। तो पहली बात आ गई कि पूरब से पश्चिम की ओर चुंबकीय क्षेत्र है, तो ऐसा कर लेता हूँ, देखो पूरब से पश्चिम की ओर चुंबकीय क्षेत्र है, इधर पीछे पूरब मान लेता हूँ, इधर पश्चिम, ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र, और ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। धारा मान लेता हूँ उत्तर से दक्षिण की, देखो नीचे चला गया हाथ, धारा कहाँ है, उत्तर से दक्षिण की ओर तुम्हारी तरफ, ये धारा देखो, और ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया। तो बल किधर को लग गया, नीचे की तरफ को लग गया, तो इस पर जो बल हो जाएगा वो किधर को आ जाएगा, नीचे की तरफ, ये बल हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं बी पार्ट में क्या कहता है, बी में क्या कह रहा है। बी में क्या कह रहा है, तार को उत्तर दक्षिण दिशा से घुमाकर उत्तर पश्चिम पूर्व उत्तर पश्चिम दिशा की ओर कर दिया जाए। तार को नॉर्थ साउथ दिशा से घुमाकर उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम घुमाकर उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम दिशा में कर दिया जाए। उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की तरफ फील्ड है, तो ये मान लीजिए पूरब है और ये पश्चिम है, ऐसे पहले लंबवत था, पहले क्या था, इधर मान लीजिए उत्तर था, इधर दक्षिण था, ऐसा मान ले, चलो मोटा मोटा मान लेते हैं। अब घुमा दिया, अब घुमा दिया तो मतलब अब ये उत्तर पूर्व की तरफ यूँ घुमा दिया और घुमा दिया ऐसे तार को, ऐसे ऐसे घुमा दिया तार को। ठीक, तो क्या होगा, ऐसे घुमा देने से जो लंबाई है तार की चुंबकीय क्षेत्र में, जो लंबवत लंबाई है वो उतनी बनी रहेगी, लंबवत लंबाई वही रहेगी। अब मान लीजिए, देखो मैं इसको समझाता हूँ आपको, चित्र में तो चीज़ ये नहीं दिखती ऐसे सामान्यतः। मान लीजिए मैं इसको समझाता हूँ आपको कैसे होता है ये, इसको समझना पड़ेगा आपको। मुझे कोई थोड़ी बड़ी चीज़ चाहिए है ना, ठीक, चलो ये हाथ से कर देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र जो है उस तरफ को जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये लंबाई है, व्यास के अनुदिश ये लंबाई है। चुंबकीय क्षेत्र इधर से आता है, इधर को जाता है, तो आप देख रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में और इस लंबाई में तार की 90 अंश का कोण है, और ये लंबाई व्यास के बराबर है। अब मान लीजिए मैं इसको यूँ घुमा देता हूँ, ऐसे यूँ, ठीक, तो देखिए लंबाई जो है तार की, लंबाई बढ़ गई, तार की लंबाई ज़्यादा आ गई चुंबकीय क्षेत्र में, लेकिन जो लंबवत लंबाई है वो उतनी ही रही। तो लंबवत लंबाई पर ही ILB साइन थीटा, ILB साइन 90, तो लंबवत लंबाई तो वही रही, तो लंबवत लंबाई वही रही तो बल भी वही रहा। तो इसका मतलब ILB में F जो कहते हो रहा 2.1 न्यूटन, जो कहता हूँ दूसरे वाले में, क्योंकि लंबवत लंबाई ये है मान लीजिए, और इसको मैं घुमा दूँ तो तार की लंबाई तो बढ़ गई चुंबकीय क्षेत्र में, लेकिन लंबवत लंबाई वही बनी रही। तो लंबवत लंबाई पे क्या सूत्र है, ILB, ये है
चुंबक के क्षेत्र के लंबवत लंबाई L वो वही बनी रहेगी। ठीक, तो कुल मिला के इसको घुमा दें तो लंबवत लंबाई का घटक इतना ही रहेगा। मान लीजिए लंबाई यहाँ तक पहुँच गई ऐसे, तो लंबवत लंबाई का घटक जो है वो यही रहेगा, इतना ही, क्योंकि इस त्रिभुज को बना के देखें अगर ऐसे, तो लंबवत लंबाई का घटक यही रहेगा, ये वाला। ठीक, अब ये कोण मान लीजिए घुमाया 45 ऐसे, तो साइन ये लंबाई हो जाएगी L साइन 45 व्यास के बराबर ही रहेगा। इसको समझना है थोड़ा सा, इसको देख लेना एक बार बना के करके कि भाई लंबवत लंबाई वही रहेगी अगर लंबाई बढ़ा दें तो। अब इसके बाद कुछ और पूछा है तीसरे वाले में। सी में क्या पूछा है, नॉर्थ साउथ दिशा में रखते हुए तार को अक्ष से 6 सेंटीमीटर नीचे उतार दिया जाए। अब अक्ष से 6 सेंटीमीटर नीचे उतार दिया जाए तो क्या होगा। देखो, पहले लंबवत लंबाई ये है जो कि पूरी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या पर है ऐसे, ये त्रिज्या जो है ये 10 सेंटीमीटर है, और इसमें मान लीजिए अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है, इधर से चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है यूँ, और ये लंबवत लंबाई है, ये तार है। तार को 6 सेंटीमीटर नीचे उतार दिया जाए ऐसे, तो अब लंबवत लंबाई ये हो जाएगी, ये हो जाएगी लंबाई, और ये बन जाएगी 6 सेंटीमीटर, ये पूरा 10 सेंटीमीटर है तो ये होगा 8 सेंटीमीटर। तो लंबवत लंबाई जो हो जाएगी वो हो जाएगी L बराबर 16 सेंटीमीटर। ठीक, क्योंकि अब तार यहाँ होगा, चुंबकीय क्षेत्र जा रहा होगा अंदर की तरफ, तो इस लंबाई पे बल लगेगा। ये कितनी हो गई 16, क्योंकि यहाँ पहले व्यास पे था, अधिकतम लंबाई थी तार की, तार को नीचे उतार लिया, लंबाई कम पड़ गई। ठीक, यानी अब तार लगभग यहाँ हो गया, इस जगह में, इधर से देख रहे हैं तो तार इस जगह पे आ गया, लगभग कम हो गया, नीचे उतर गया तार, तो तार की लंबाई क्या हो गई, कम पड़ गई। अब इस L को L मानते हुए बल लगा देंगे ILB। ठीक, तो कितना हो जाएगा ये बल, चलो यहीं लगा देते हैं। पहले बल था 2.1 न्यूटन, इसमें लंबाई कितनी लगी थी, इसमें लंबाई लगी थी 20 सेंटीमीटर, अब लगेगी 16 सेंटीमीटर, लो बट गया। पहले लंबाई, एकांक लंबाई पे बल कितना था, पहला बल कितना था 20 सेंटीमीटर पे था, 20 से भाग कर दिया, नया बल किस पे 16 पे, 16 से गुना कर दिया। या फिर नए तरीके से लगा लो, ILB में यहाँ कितने लगाओगे L 16 लगा लो तो ही भी आ जाएगा। ठीक, तो कितना बन रहा है जरा देखो, हाँ 10 बना लो, इसको 8 बना लो, तो ये हो गया तुम्हारा 0.21 गुना 8, तो 8 हो गया, 16 हो गया, ये आ गया। ठीक, ये आ गया देखो। ओके, ये टेक्निक जो मैंने लगाई है इसको समझना। पहले मैंने पूरे बल को 20 सेंटीमीटर की लंबाई से भाग कर दिया और उसको 16 सेंटीमीटर की लंबाई से गुणा कर दिया, क्योंकि जो बल था पूरा वो 2.1 न्यूटन था 20 सेंटीमीटर की लंबाई पर, उसे 20 से भाग कर दिया, 16 से गुणा कर दिया, तो 16 सेंटीमीटर की लंबाई में बल आ गया। ठीक